हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेंडल के वंशागति के नियम। तो चलिए देखते हैं कि मेंडल ने इस जो आनुवंशिकता का नियम है उसमें क्या कहा है। तो मेंडल ने अपने एक संकर और संकरण तथा द्विसंकर तथा संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें ही मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। इनका विस्तृत नियम जो है वो 3 नियम है। एक तो पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अफीम का नियम। पहला जो प्रभाविता का नियम है वो जब एक जोड़ा विपर्यायी लक्षणों का धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनके संतानों में विरोधी में से केवल एक प्रभावी लक्षण परिलक्षित होते हैं तथा जो दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है वो व्यक्त नहीं हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो इसकी जो प्रभाविता का नियम है उसके उदाहरण में देखेंगे कि यदि मटर के पौधे में ऊंचाई के गुण के दो विपर्यायी लक्षण जैसे लंबापन हो गया और बौनापन हो गया, उसमें यदि विचार किया जाए तो शुद्ध लंबा पौधा में लंबाई के जो समयुग्मनजी कारकों का जोड़ा होगा तो लंबे पौधों का जीनोटाइप डबल यानी कैपिटल टी होगा। इसी प्रकार यदि शुद्ध बौने पौधे का यदि देखें तो उसके जो जीनोटाइप होगा स्मॉल टी होगा। तो जब लंबे पौधे अर्थात जो कैपिटल टी होंगे और बौने पौधे जो स्मॉल टी होंगे तो इनके बीच यदि संकरण कराया जाएगा तो जो F1 पीढ़ी है तो इस F1 पीढ़ी में इसके जो जीनोटाइप होंगे एक तो कैपिटल टी होंगे और एक स्मॉल टी होगा। अर्थात एक कारक लंबाई जो कैपिटल टी होगा और दूसरा बौनेपन का स्मॉल टी होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जिनके जो जो अधिक प्रभावित होंगे उनके ही जो कैरेक्टर होंगे वो निर्भर करता है। तो हम देखेंगे कि जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है उनमें जो कैपिटल टी होंगे प्रभावित होंगे, अतः जो F1 पीढ़ी के सभी पौधे क्या होंगे कैपिटल टी अर्थात सभी क्या होंगे लंबे पौधे होंगे। तो हम इसको और आसान बनाने के लिए देखते हैं इसके डायग्राम को। तो चित्रण के अनुसार यदि देखें तो देखिए होमोलोगस टेल होमोलोगस डॉर ये किया हुआ है तो कैपिटल टी और राइट साइड स्मॉल टी इनको डबल वर्गों में बांटा गया है। तो डबल वर्गों में बांट के इनमें संकरण कराया गया है। तो संकरण कराने के बाद जो F1 जो जनरेशन है उसमें ही जो पौधे दिखाई देते हैं वो क्या दिखाई देते हैं बहुत ही प्रभावित दिखाई देते हैं। यदि हम प्रभाविता के नियम के अनुसार देखें तो विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यदि फर्स्ट में देखें तो लक्षणों का नियंत्रण करना नियंत्रण इकाइयों द्वारा होता है जिन्हें हम आसानी से उसको कारक कहते हैं। सेकंड नंबर देखें तो कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। जो कारक होते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं, सिंगल नहीं पाए जाते हैं। थर्ड नंबर देखें तो जो असमान कारकों वाले जोड़े में एक सदस्य प्रभावी होता है और दूसरा क्या होता है अप्रभावी होता है। इसके डेफिनेशंस में भी यही देखें और इसके एग्जाम्पल में भी हम यही देखें कि दो लक्षण हैं उनमें जो भी प्रभावी होंगे उन्हीं के कैरेक्टर हमको दिखाई देगा। इसी में जो मेंडल का थर्ड नियम है कारकों के पृथक्करण अर्थात शुद्धता का नियम भी इसी को बोला जाता है या पृथक्करण का नियम भी इसी को बोला जाता है। तो लक्षण कारकों के प्रत्येक जो सजातीय जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है प्रथम पीढ़ी में केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इससे देखते हैं कि दो सजातीय जोड़ों का यदि संकरण कराया जाता है तो इनमें केवल एक सदस्य कारक ही किसी युग्म में पहुंच पाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि दूसरी पीढ़ी की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो सकता है, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। इसको और अधिक स्पष्ट तरीके से देखने के लिए यदि देखें तो जो प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। युग्मक निर्माण के समय यदि देखें तो गुण में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, वो गुण पृथक हो जाते हैं और जो युग्मकों की जो शुद्धता बनी रहती है इसके पृथक होने से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है शुद्धता का नियम भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि देखें तो जब मटर के एक पौधे का जिसमें लाल पुष्प होते हैं और सफ़ेद पुष्प में संकरण कराया जाता है, मतलब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच यदि संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प होते हैं। ठीक है, और जब यदि F1 पीढ़ी के पौधे में 100 परागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के पौधे दोनों प्रकार लाल व जो सफ़ेद दोनों प्रकार से उत्पन्न होंगे। लाल एवं सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच 3:1 को अनुपात कहा जाता है। ठीक है, यानी 3:1 के रूप में कहा जाता है। लाल पुष्प वाले पौधे जो संख्या है
उसमें 1/3 जो शुद्ध और 2/3 अशुद्ध संकरण के रूप में बोल सकते हैं या होता है। अब इसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी यदि हम आगे बढ़ाएं तो 1/3 में केवल लाल पुष्प बनते हैं और शेष 2/3 यदि देखें तो लाल पुष्प तो बनेंगे ही। जब लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे जिसके कारक R होते हैं या R के परागण, तो सफ़ेद पुष्प वाले पौधे जिसके जो r दिया गया है, यदि R और r से यदि परागण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो इनके जो युग्मक होते हैं, गैमीट होते हैं, जो R होता है और r के बीच में संयोग कराने पर F1 पीढ़ी के सभी लाल पुष्पों का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो कारक होते हैं, जो R होते हैं, उनकी जो रंग होती है उनकी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। F1 पीढ़ी के यदि देखें तो सभी पौधे में R कारक ही उपस्थित होता है और इसके प्रभावी होने के कारण यदि देखें तो r अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अतः जो R होता है या जो R बोले वो अधिक प्रभावी होता है तथा जो सिंगल R होता है अधिक अप्रभावी होता है। उसी प्रकार हम देखें तो जो F1 पीढ़ी में प्राप्त चारों पौधे हैं रेड पुष्प वाले होते हैं। यदि देखें तो F1 पीढ़ी के इन सभी पौधों को यदि 100 परागण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में रंग के अनुसार 2 प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो रेड फ्लोर होते हैं और सफ़ेद जो वाइट फ्लोर होते हैं, उनके बीच क्रमशः 3:1 अनुपात होता है। परंतु कारक सिद्धांत के अनुसार यदि देखें तो 2 पौधे शुद्ध होते हैं और जिसमें एक तो लाल पुष्प होता है और एक सफ़ेद पुष्प वाला होता है, जिसमें से एक जो R कारक होते हैं और r कारक होते हैं, दोनों ही जनक लक्षणों के शुद्ध रूप में पाए जाते हैं या शुद्ध रूप में ही होते हैं। यदि देखें तो शेष 2 पौधे जो मिश्रित लक्षण वाले होते हैं, अर्थात एक तो कैपिटल होंगे और एक जो स्मॉल होगा, उनमें दोनों में संकरण के बाद वो दोनों ही बने हो रहते हैं। यदि देखें तो जो R के प्रभावी लक्षण के कारण जो फिनोटाइप लाल पुष्प वाले पौधे ही होते हैं। जब R पौधे में 100 परागण कराया जाता है तो अगली संतति में इसमें लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार जो r पौधे में 100 परागण कराया जाता है तो उसकी अगली पीढ़ी में सफ़ेद पुष्प वाले शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर यदि देखें तो F2 पीढ़ी में 3 लाल पुष्प वाले पौधे तथा 1 सफ़ेद पुष्प वाला पौधा उत्पन्न होता है। इन प्रयोगों में मेंडल ने पाया कि जो कारक प्रभावी या फिर अप्रभावी होते हैं, परंतु यह परिवर्तित नहीं होते, लेकिन समय आने पर अप्रभावी कारक पृथक होकर अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। मेंडल के सारे पृथक्करण नियम को पुनेट वर्ग या फिर चेकर बोर्ड द्वारा नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि इनका जो चेकर बोर्ड नियम होता है वो किस तरह से प्रदर्शित करता है। तो इसके डायग्राम के अनुसार हम देखेंगे कि देखिए ऊपर लिखा हुआ है रेड फ्लोर और एक लिखा है वाइट फ्लोर। इनके बीच में यदि संकरण कराया जाता है तो संकरण कराने के बाद देखिए उन दोनों के बीच एक तो R होता है, एक तो R होता है, या फिर रेड फ्लोर वाइट फ्लोर दोनों में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो पोलन ग्रेन के द्वारा या परागण के द्वारा जो R होता है, R सर्वप्रथम प्योर रेड फ्लोर जो प्लांट होते हैं उसको दर्शाते हैं और जो राइट साइड है हाइब्रिड रेड फ्लोर प्लांट, तो ये जो स्मॉल फ्लोर होता है उनके एक दूसरे से जुड़ने के बाद होता है। ये देखिए एक तो पोलन ग्रेन करने के बाद जो R है वो स्मॉल r के रूप में जुड़ के हाइब्रिड रेड फ्लोर प्लांट दिखा रहा है, और जो स्मॉल r है वो स्मॉल r के साथ जुड़ करके एक प्योर वाइट फ्लोर प्लांट दिखा रहा है। अब बात रही जो पृथक्करण के नियम के आधार पर यदि देखें तो मेंडल ने भविष्यवाणी की थी कि लाल पुष्प वाले पौधे में 1/3 ऐसे होंगे जो F3 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाली संतति उत्पन्न करेंगे तथा 2/3 ऐसे होंगे जिनकी संतति मिश्रित होगी, जिसमें लाल एवं सफ़ेद पुष्प वाले होते हैं। ठीक है, जिसको हम 3:1 के रूप में लिख सकते हैं। वास्तविक प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े लक्षणों के पृथक्करण के सैद्धांतिक आधार पर अनुमानित परिणामों के पूर्णतः एक अनुरूप है। तो मेंडल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि लाल पुष्प वाले पौधे 1/3 ऐसे होंगे जो F3 पीढ़ी में क्या होंगे, केवल लाल पुष्प ही संतति उत्पन्न करेंगे और 2/3 में उनकी संतति क्या होगी, मिश्रित होगी। मेंडल का जो तीसरा नियम है वो स्वतंत्र अवयव का नियम है। तो इसके अनुसार अपने कुछ प्रयोगों में मेंडल ने बताया कि 2 विपर्यायी लक्षणों को ध्यान में रखकर
उनमें पर परागण अर्थात संकरण कराया जाता है, जिससे द्विगुणन संकरण कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब दो विपर्यायी लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का क्या होता है, पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इसका जो उदाहरण है, तो मेंडल ने मटर के दो विपर्यायी लक्षणों के बीजों के आकार तथा उनके रंग का चयन किया। तो जो मटर का बीज है, दो ऐसे विपरीत लक्षण वाले बीज जिनके कलर क्या है, डिसमैच है, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में सबसे पहला राउंड तथा पीले बीज वाले पौधों का संकरण या फिर क्रॉस कराया और झुर्रादार तथा हरे बीज वाले पौधे से कराया। ठीक है, तो क्या है कि गोल तथा पीले बीज को झुर्रादार तथा हरे बीज वाले पौधे से कराया। ठीक है, तो पर परागण द्वारा प्राप्त F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे से प्राप्त सभी बीज गोल तथा पीले रंग के पाए गए, क्योंकि गोल आकृति एवं पीला रंग झुर्रीदार आकृति एवं हरे रंग पर प्रभावी थे। झुर्रीदार की जो आकृति है एवं हरा रंग अप्रभावी होने के कारण क्या होते थे, छिपे थे। जब F1 पीढ़ी के पौधे में जो सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता था या कराया गया, तब F2 पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज उत्पन्न करने वाले पौधे बने। सबसे पहला जो राउंड एंड येलो था, जिसको गोल तथा पीले के रूप में हम जानते हैं। जो दूसरा था रिंगलेट एंड येलो, मतलब झुर्रीदार तथा पीले, और तीसरा था राउंड एंड ग्रीन, गोल तथा हरे, और चौथा था एक रिंगलेट एंड ग्रीन, मतलब झुर्रीदार तथा हरे। जब जनक पीढ़ी में गोल व पीले बीज वाले पौधे तथा झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता था, तो जनक पीढ़ी के कारण जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो गोल हैं तथा पीले राउंड एंड येलो के लिए, तथा जो स्मॉल आर है, स्मॉल आई वाई झुर्रीदार तथा हरे के लिए अपने युग्मक गैमीट जो कैपिटल आर और स्मॉल वाई तथा स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनाते हैं। ये युग्मक प्रथम पीढ़ी में सभी गोल तथा पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसमें एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई कारक जैसे जो गोल तथा पीले गुण के लिए क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में जो सेल्फ पोलिनेशन कराने पर उसमें 4 प्रकार के बीज बनते हैं, हरे व झुर्रीदार, हरे व गोल, गोल व पीले तथा पीले व झुर्रीदार। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आनुवंशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं, चूंकि पीला रंग सदा गोल बीजों के साथ ही नहीं वरना झुर्रीदार बीजों के साथ ही आता है, अथवा हरा रंग सदा झुर्रीदार बीजों। यदि देखें तो F1 पीढ़ी के सभी पौधों में युग्मक बनने पर 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। लक्षण उनके देखें तो प्रारूपी अनुपात जो फिनोटाइप रेशियो है क्या होंगे, सबसे 9 पौधे गोल व पीले बीज वाले होंगे, 3 पौधे गोल व हरे बीज वाले होंगे, 3 पौधे झुर्रीदार व फिर पीले बीज वाले होंगे, तथा एक पौधा झुर्रीदार व हरे बीज वाला होगा। उपरोक्त चारों प्रकार के पौधों के लक्षण प्रारूप को यदि 9:3:3:1 के अनुपात द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि जो फैक्टर है उसके आधार पर जीन प्रारूपी अनुपात जीनोटाइप रेशियो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला गोल तथा पीले बीज वाले पौधे को हम देखते हैं, तो इसमें जो संख्या में 9 होते हैं केवल, एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के प्रभावी होने के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो कैपिटल होने के आधार पर ये किस प्रकार से हो सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर 2 पौधे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कारकों वाले, तथा एक पौधा सभी कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कैपिटल आर कैपिटल कारक वाला। इस प्रकार 9 पीले व गोल बीज वाले पौधे कारक के रूप में उसके आधार पर कैसे प्राप्त होगा, 2:2:2:2:1 का अनुपात रखते हैं। सेकंड देखते हैं कि पीले तथा झुर्रादार बीज वाले पौधे येलो एंड रिंगलेट सीड्स प्लांट जो संख्या में 3 होते हैं, केवल एक तो स्मॉल आर कैपिटल वाई के प्रभावी होने के आधार पर होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो 2 पौधे स्मॉल आर कैपिटल वाई कारक वाले, तथा एक पौधा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कारक के रूप में होंगे। इस प्रकार 3 झुर्रादार पीले बीजों वाले पौधे कारक के आधार पर 2:1 का अनुपात रखते हैं। इसी प्रकार हम बात करें तीसरे नंबर की,
तो तीसरा नंबर में गोल तथा हरे बीज वाले पौधे जो कैपिटल आर स्मॉल वाई कारकों के प्रभावी होने के आधार पर होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर, दो पौधे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई फैक्टर वाले हैं, तथा एक पौधा कैपिटल आर स्मॉल वाई कारक होते हैं। इस प्रकार तीन जो गोल तथा हरे बीज वाले पौधे कारकों के आधार पर यदि हम देखें तो चौथा नंबर में झुर्रादार तथा हरे बीज वाला पौधा में केवल एक ही बनता है। इसमें स्मॉल वाई स्मॉल वाई कारक होते हैं। यदि लक्षणों के दोनों युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर व्यवहार करें तो भी उनसे उपरोक्त परिणाम की अपेक्षा होगी। यदि अलग अलग लक्षण 3:1 के अनुपात में विसंयोजित होते हैं तो प्रायिकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लागू होगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी दो या दो से अधिक स्वतंत्र लक्षणों के एक साथ पाए जाने की संभावना उनके अलग अलग पाए जाने की संभावना का गुणनफल होगा। ऊपर वर्णित किए गए चारों संयोजनों या लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप के पाए जाने की संभावना की गणना इस आधार पर हम की जा सकती है, जैसे प्रत्येक लक्षण के लिए जो संतति है उसका 3/4 भाग प्रभावी और 1/4 भाग अप्रभावी होता है। वो हम आगे चित्र के अनुसार देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चित्र में क्या बताता है। जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अफीम का नियम, इसके अनुसार हम इस डायग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। थ्योरी हम पढ़ लिए, प्रैक्टिकल आप इसमें से बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक पॉइंट दिया हुआ है, राइट साइड में जो ए बी के कॉलम के रूप में दिया हुआ है, तो इसको आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए ताकि आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ ही जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जो मेंडल के तीनों नियम हैं उसका और डिटेल्स आपको मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।